नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर सीरीज को। और इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम लोग जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को। आखिर ये भारतीय संविदा अधिनियम 1872 जो है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द दिया गया है ये कहाँ डिफाइन किया गया है और इसकी क्या मीनिंग है, आज की इस लेक्चर में यही जानेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो छोटे से स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपना कमेंट डाल दें, ताकि मैं आपके कमेंट के ऊपर अगर वीडियो बनना पॉसिबल हो, अगर अच्छा क्वेश्चंस हो आपका, तो उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर सीरीज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे किसको। कई बार आप लोग सुने होंगे कि दो व्यक्ति आपस में संविदा किए, दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे किसको। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आइए कुछ बेसिक बातों को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक बात है ये कि जब भी आप 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, उसमें सेक्शन 2H के तहत, सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दी गई है। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो सामान्य शब्दों में अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वह कुछ है जो किसी सहमति के रूप में और देश के कानून के द्वारा प्रयोज्य हो। इसमें दो वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहला सहमति और दूसरा कानून के द्वारा प्रयोज्य। इट मीन्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। हम आगे आपको बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या हुई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सहमति का क्या मतलब है और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है। जैसे सुनने के लिए और कहने के लिए तो ऐसा बहुत बार हम लोग सुनते हैं और कह भी देते हैं कि दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए। क्या वो व्यक्ति सच में कॉन्ट्रैक्ट किए? क्या वो व्यक्ति सच में कॉन्ट्रैक्ट किए? तो इसको चेक कैसे करेंगे। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि X नाम का व्यक्ति Y नाम के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को आप मानेंगे कैसे, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप मानेंगे कैसे। तो इसी को समझने का प्रयास कीजिए। आइए पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि X नाम का पर्सन है और ये Y नाम का पर्सन है। X और Y के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं इसे डिसाइड करेंगे। तो इसे डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसे डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है, उस कॉन्ट्रैक्ट का वाकई में इसेंशियल एलिमेंट क्या है। इट मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं इसके, यानी ऐसे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी तो जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो जब कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो हमने सबसे पहले आपको कह दिया
कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, परिभाषित की गई है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, परिभाषित की गई है, डिफाइन किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कब का? तो 1872 का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे किसको? तो याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष प्रकार का समझौता है जिसे कानून मान्यता देता है और लागू करता है। यह दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक वादे की तरह, एक प्रॉमिस की तरह, जहां कुछ चीज़ें करने के लिए सहमत होते हैं, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो ये सामान्य डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, इसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं। बट हम आपको आगे ये बताएंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आपसे अगर मैं ये बोलूं कि चाय किसे कहेंगे, तो चाय किसे कहेंगे? जब दूध, चाय पत्ती, चीनी का मिश्रण होता है तो वो चाय बनता है। ठीक उसी प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट उसे कहेंगे जब उसके इसेंशियल एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसके क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है। जिस प्रकार से आपने ये कहा कि चाय बनने के लिए चाय पत्ती, दूध, चीनी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए सबसे पहले उसकी आवश्यकता के ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक दूसरे के बीच, बट वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, आज उस चीज़ की पर्दाफाश हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन ये कहे कि X और Y ये दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इस बात को आप कैसे मान लेंगे? तो इस बात को मानने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के इसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होने के 5 इसेंशियल एलिमेंट है। कितने इसेंशियल एलिमेंट है? 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है कि वो सबसे पहले उसमें प्रस्ताव होना चाहिए, इट मीन्स प्रपोजल होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एक प्रपोजल होना चाहिए। अब ये प्रपोजल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें एक्सेप्टेंस, इट मीन्स स्वीकृति होनी चाहिए। प्रपोजल देन आफ्टर स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है प्रतिफल, उसमें कुछ न कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब कंसिडरेशन क्या है मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। चौथे नंबर पे है पक्षकार के सक्षमता, इट मीन्स कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए। वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम होने चाहिए। और लास्ट में है विधि मान्य उद्देश्य, इट मीन्स लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर ये 5 इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा डियर स्टूडेंट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है, अगर इनमें से इन 5 में से कोई भी एक मिसिंग है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। तो ये तो पता हो गया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 5 इसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। पहला है प्रपोजल, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसीडरेशन, चौथा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज और आखिर में है लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये 5 इसेंशियल एलिमेंट होने ही चाहिए, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 5 इसेंशियल एलिमेंट होने ही चाहिए।
बट एक क्वेश्चंस यहाँ पर है कि सर ये प्रपोजल क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस क्या है, ये कंसिडरेशन क्या है, ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ क्या होता है और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर है आपका प्रस्ताव, इट मीन्स प्रपोजल। प्रपोजल किसे कहेंगे? डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स नाम का पर्सन है और ये वाई नाम का पर्सन है। एक्स नाम का पर्सन वाई को ऑफ़र करता है। ऑफ़र क्या करता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक्स ने वाई को कहा मैं अपना कलम 5 रुपया में बेचूंगा, क्या तुम इसे लोगे? मैं अपना कलम 5 रुपया में बेचूंगा, क्या तुम इसे परचेज करोगे? अब वाई को एक ऑफ़र किया जा रहा है, यानी कि वाई को ये कहा जा रहा है कि भैया देखो मैं अपनी कलम जो है 5 रुपया में बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हो? तो वाई की मर्ज़ी, या तो अगर उसका इच्छा है पेन परचेज़ करने का तो वो हाँ कहेगा, अगर पेन परचेज़ करने का इच्छा नहीं है तो वो मना कर देगा। तो अगर ये हाँ कहता है तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। इट मीन्स कहा जाएगा कि एक्स के ऑफ़र को वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर ये नो कह दिया तो क्या एक्स के ऑफ़र को वाई ने एक्सेप्ट किया? क्या नहीं। तो याद रखिएगा, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफ़र करता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले तो कहा जाएगा वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया गया। और अगर दूसरा व्यक्ति मना कर दे, डिनाई कर दे, तो कहा जाएगा उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया। तो बट यहाँ पर आप एक चीज़ नहीं समझ पाएँ कि ऑफ़र कहेंगे किसको। देखिए डियर स्टूडेंट, जब एक व्यक्ति सामने वाला व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए कहता है वही ऑफ़र कहलाता है। कुछ करने या ना करने के लिए, जैसे एक्स ने कहा तुम मेरी कलम 5 रुपया में परचेज करोगे। इट मीन्स कुछ करने के लिए कहा, कुछ करने के लिए कहा। अगर एक्स कुछ ना करने के लिए कहता तब भी वो ऑफ़र होता, और एक्स जब कुछ करने के लिए कहता तब भी वो ऑफ़र होता। तो ऑफ़र बेसिकली होगा क्या? ऑफ़र कहेंगे किसको? तो ऑफ़र का मतलब होता है जब एक पर्सन कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए कहे वही ऑफ़र कहलाता है। यदि मान लीजिए कि मैं ही किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि तुम ये काम करोगे, मैं तुम्हें इतना रुपया दूंगा, तो ये मैंने उसे ऑफ़र किया करने के लिए, मैंने ऑफ़र दिया करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ ना करने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल ये है कि एक टीचर है, टी नाम का व्यक्ति जो टीचर है, अब इसका काम है पढ़ाने का। बट अगर मैं उसको ये ऑफ़र दूँ कि सुनिए शिक्षक साहब, टीचर साहब आप सुनिए, अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा। अब टीचर का ड्यूटी है पढ़ाना, बट टीचर को मैंने ऑफ़र दिया कुछ नहीं करने के लिए। इट मीन्स पढ़ाने के लिए नहीं, अगर वो नहीं पढ़ाएगा तब मैं उसको 500 रुपया दूंगा। इसका मतलब मैंने उस टीचर को कहा कि आप मत पढ़ाओ, तब मैं आपको पैसा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने किसी काम को करने से मना करने के लिए कहा, तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म देखने को मिला। इट मीन्स जब मैं कुछ करने के लिए कहूँ तो वो ऑफ़र होगा, और या जब कुछ ना करने के लिए कहूँ तब भी वो ऑफ़र होगा। तो ऑफ़र बेसिकली क्या है समझ में आ गई होगी आप लोगों को डियर स्टूडेंट। फिर से सुनिए,
ऑफ़र कहने का मतलब होता है कि जब एक पर्सन सामने वाला पर्सन को अपना विलिंगनेस शेयर करे कुछ करने या ना करने के लिए। जैसे मैंने एक शिक्षक को कहा कि आप मत पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ाने से मना करने के लिए उसको ऑफ़र किया, तो ये भी ऑफ़र होगा। तो कुछ करने या ना करने के लिए कहा जाना ऑफ़र के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप ऑफ़र क्या होता है ये समझ में आ गई होगी। अब आगे समझते हैं। सेकेंड नंबर पे है स्वीकृति, इट मीन्स एक्सेप्टेंस। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी भी कहा कुछ देर पहले कि एक पर्सन एक्स नाम का है और दूसरा पर्सन वाई नाम का है। अगर एक्स नाम का पर्सन वाई नाम के पर्सन के साथ एक विलिंगनेस शेयर करता है कुछ करने या ना करने के लिए, वो तो ऑफ़र होगा। तो जैसे एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति को कहा कि मेरे पास एक कलम है, मैं 5 रुपया में उस कलम को बेचना चाहता हूँ, क्या तुम परचेज करोगे? वाई ने कहा येस। तो वाई जैसे ही कह दिया येस, तो अब कहा जाएगा उस ऑफ़र को वाई ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये होगा एक्सेप्टेंस। तो जब एक पक्षकार के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं और सामने वाला पार्टी जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मीन्स स्वीकृति दे देते हैं, तो उसी को कहा जाता है एक्सेप्टेंस। तो दूसरा इसेंशियल एलिमेंट समझ में आ गई होगी कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। अब आइए तीसरे नंबर की मैं बात करता हूँ। ये वर्ड है कंसिडरेशन। सवाल ये है कि कंसिडरेशन से क्या समझते हैं। कंसिडरेशन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। बदले में जो मिलता है वही कंसिडरेशन कहलाता है। जैसे एक तरफ है पार्ले जी, और दूसरे तरफ है 3 रुपया। तो ये क्या है? ये पार्ले जी जो है ये कंसिडरेशन है 3 रुपया का, या ये 3 रुपया जो है ये कंसिडरेशन है इस पार्ले जी का। इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप 3 रुपया देते हैं, तो बदले में आपको पार्ले जी मिलता है। इसका मतलब वो पार्ले जी कंसिडरेशन है उस 3 रुपया का, या यूँ कह लीजिए वो 3 रुपया कंसिडरेशन है उस पार्ले जी का। समथिंग इन रिटर्न, ये तो हो गया कि पैसा से सामान को खरीदना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पर्सन, एक्स नाम का पर्सन, ये वाई नाम के पर्सन को ये कहे कि अगर तुम मेरा ये प्लॉट जो है इसमें हल चला दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। एक्स ने वाई को कहा अगर इसमें तुम हल चला दोगे, फसल करना है मुझे, तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। तो हल चलाने का 100 रुपया, तो एक तो काम हो गया हल चलाना और दूसरा हो गया पैसा। उस हल चलाने के बदले में पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब कंसीडरेशन क्या हो गया? 100 रुपीज़। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जो काम आपने किया उसके बदले में आपको क्या मिला। जैसे वाई नाम का व्यक्ति यहाँ पर खेत में हल चलाएगा, तो हल चलाने के लिए क्या मिला? 100 रुपीज़ मिला। अब इस एक्स नाम के व्यक्ति को क्या मिला 100 रुपया के बदले? कि उसके खेत में हल चल गया। तो समथिंग इन रिटर्न, उसी को कंसीडरेशन बोलते हैं। कंसीडरेशन समझ में आई कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं उस कार्य के एवज में, या जो कुछ भी प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस के एवज में, या जो कुछ भी किसी को देते हैं उसके एवज में जो मिलता है वही कंसीडरेशन कहलाता है। अगर बात करूं तो समथिंग इन रिटर्न कंसीडरेशंस का मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट, कंसीडरेशन क्या होगी ये भी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, पक्षकारों के सक्षमता के ऊपर, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़। देखिए, एक्स और वाई ये दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब ये दोनों कॉम्पिटेंट हो।
कॉम्पिटेंट कहने का मतलब क्या होगा? कॉम्पिटेंट कहने का मतलब क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटेंट कहने का मतलब होगा सक्षम। एक पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब सक्षम होगा? तो जब वो 18 ईयर्स की एज पार कर लिया हो, जब वो 18 वर्ष की आयु पार कर लिया होगा, इट मीन्स जब वो मेजर होगा तभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। दूसरा इट मीन्स ये होगा कि जब वो अपने कंसेंट दिया हो, जब वो फ्री कंसेंट दिया हो, किसी के दबाव में, किसी के बहकावा में आकर के कंसेंट ना दिया हो, उसने फ्री कंसेंट दिया हो, स्वतंत्र सहमति दिया हो, तब कहा जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट है पक्षकार। तो अगर वो नशे में ना हो, इंटॉक्सिकेटेड ना हो, जब वो इंटॉक्सिकेटेड ना हो तब कहा जाएगा कि वो सक्षम पक्षकार है। इट मीन्स जब एक पर्सन 18 वर्ष की आयु पार कर लिया हो, इट मीन्स मेजर हो गया हो, जब वो स्वतंत्र सहमति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, जब वो इंटॉक्सिकेटेड ना हो, तब वो कॉम्पिटेंट पार्टीज कहा जाएगा। इट मीन्स तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट है, अन्यथा नहीं। तो एक पार्टी कब कॉम्पिटेंट होगा? तो जब वो 18 वर्ष की आयु पार कर लिया हो, जब वो नशे में ना हो, जब वह स्वतंत्र सहमति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तब उस पार्टी को कॉम्पिटेंट पार्टी कहा जाएगा। तो कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब भी समझ आ गई होगी आप सभी को। और आखिर में है आपका विधि मान्य उद्देश्य, इट मीन्स लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉफुल उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इलीगल पर्पस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किए हो। अगर आप इलीगल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो इलीगल उद्देश्य से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एज़ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लड़की की किडनैपिंग को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर किसी के घर में डकैती को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो लॉफुल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य लॉफुल है, लीगल ऑब्जेक्ट है उसका, तब जाकर के वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या समझा? तो आज के इस लेक्चर में आपने ये देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले 5 इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए। पहला नंबर पे है प्रपोजल। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफ़र करेगा, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफ़र करेगा तब पहला इसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट होगा। दूसरे नंबर पे उस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, उस ऑफ़र के एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तब कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होगा। तीसरे नंबर पे वो जो प्रपोज़ल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिना कंसीडरेशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो पहला नंबर पे प्रपोज़ल होना चाहिए, दूसरा नंबर पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर कंसीडरेशन होनी चाहिए और चौथे नंबर पे कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, वो सक्षम पक्षकार के द्वारा किया गया होना चाहिए और आखिर में लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए।
लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो अगर ये 5 इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल हो रहा है तो कहा जा सकता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो वो कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये बताया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले प्रपोजल होनी चाहिए, फिर उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसीडरेशन होनी चाहिए, और वो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के द्वारा होना चाहिए, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तब जा कर के वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा, तब जा कर के वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ केस को देखने का प्रयास करते हैं। एक केस था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक कंपनी, 1892 का ये मामला है, 1892 का मामला है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक। इसमें क्या हुआ था कि एक दवा कंपनी ने एक दवा कंपनी ने एक प्रॉमिस किया, लोगों से एक ऐड चलवाया कि मेरी ये जो दवा है, मेडिसिन है, इसे परचेज करने के बाद जो भी बीमारी है वो कंप्लीट ठीक हो जाएगी। एक पेशेंट उसे परचेज किया, उसकी ये बीमारी ठीक नहीं हुई, तो उसने जाकर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया, केस कर दिया कि इसने ऐड करवाया था कि ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, बट मैंने परचेज भी किया, यूज भी किया और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो कोर्ट ने कहा कि यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ये एक वैलिड प्रपोजल था। कोर्ट ने यहाँ पर आंसर किया कि जब एक कंपनी एडवर्टाइज करवाती है अपने दवा को कि ये दवा यूज करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर इस तरह की बीमारी ठीक नहीं होती तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। कोर्ट ने इस केस में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक कंपनी 1892 के मामले में कहा, जब दवा परचेज करते हैं तो इस दवा को परचेज करने के बाद जो आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो जैसे ही वो ऑफ़र किया, एक पेशेंट उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसे यूज करने के बाद उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो वो कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। जब कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहता है कि ये एक एडवर्टीजमेंट अपने आप में एक प्रपोजल है और एक पेशेंट के द्वारा उस मेडिसिन का यूज करना एक्सेप्टेंस है। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया और उसमें कंसिडरेशन भी था, दवा के बदले कुछ पैसा भी देना था, तो वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना गया। कहा गया कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक कंपनी के मामले में ये मामला था। एक केस आया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, 1913 का ये मामला था। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का ये मामला था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। इस मामला में क्या हुआ था कि एक एक्स नाम का पर्सन का जो लड़का था वो गुम हो गया था। तो जब उसका लड़का गुम हो गया तो उसने पूरी ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे लड़का को खोजेगा उसको मैं पूरे 1 लाख रुपया दूंगा। ऐसा इनाम रख दिया खोजने वाला को कि जो भी खोज कर लाएगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। एक व्यक्ति था वाई नाम का,
वो उसके लड़का को ढूंढ लिया, बट वाई नाम के व्यक्ति को पता नहीं था कि एक्स जो है इस प्रकार के इनाम की बात रखी है। वाई को पता ही नहीं था कि इनाम भी है, और वाई तब भी पहले ही खोज लिया और एक्स को सुपुर्द कर दिया उसके लड़के को कि लीजिए ये लड़का है आपका। तो बाद में वाई जो है ये केस किया कि आप मुझे इनाम दो, क्योंकि आपके लड़का को मैंने खोजा है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक्स के द्वारा ज़रूर ऑफ़र किया गया था, लेकिन उस ऑफ़र को क्या वाई को पता था कि ऑफ़र है? वाई को पता नहीं था, लेकिन वाई को पता होने से पहले ही वाई अपना काम कर लिया था। यानी कि लड़का को खोजने वाली जो बात थी वाई पहले ही कर लिया था, ऑफ़र आने से पहले ही। तो इस मामले में कहा गया ऑफ़र तो था, एक ऑफ़र तो था, बट इस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ़र के बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो इसीलिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इनाम के बारे में बात करना अपने आप में गलत होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से दो केसेस के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट क्या है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कब होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं देखना तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और नोट्स भी उन लोगों को आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।